एजेंडा 21 पर बात करने की ज़रूरत अभी क्यों हुई, ये समझाने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। और एजेंडा 21, जिसको अब एजेंडा 2030 भी कहा जाता है, इस पर बात करने की ज़रूरत वैसे भी क्यों उठी, उसका कारण ये है कि मैं ऐसा सोचता था कि एजेंडा 21 ये कोई गुप्त कॉन्स्पिरेसी है। मतलब ये कोई ऑफिशियल और पॉपुलर टर्म नहीं है, ये पॉपुलर है बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के बीच में। कॉन्स्पिरेसीज पर जो लोग रिसर्च करते हैं और जो लोग उसे फैलाते हैं उनके बीच में ये पॉपुलर टर्म है। और ये कुछ तो बहुत ही गुप्त और डीप चीज़ है जिस पर कभी समय मिलेगा या कभी अंदर से एक प्योर डिज़ायर उठेगी तो सर्च करेंगे। तो वो 3-4 दिन पहले मेरे अंदर उठी एक प्योर डिज़ायर, तो आई स्टार्टेड डिगिंग डीप इनटू इट। तो बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि ये कोई छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है, ये एक बहुत बड़े लेवल का, एक दुनिया के सामने खुले में होने वाला, एक कह सकते हैं एक ऑफिशियल रिवॉल्यूशन है, जिसका एक एंगल ये है कि ये सब मानवता की भलाई में किया जा रहा है और एक अच्छे फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। और दूसरा एंगल ये है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। तो इन दोनों एंगल के डेप्थ में अगर आप खोदते चले जाएंगे तो ये अनंत गहराई है, क्योंकि इंटरनेट पर इतना सारा कंटेंट है। इसको सकारात्मक रूप से समझने के लिए में और इसको षड्यंत्र के रूप में समझने के लिए भी इस पर बहुत सारा कंटेंट है। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको खोदते चले जाऊं तो ये जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो जितना भी मैंने खोदा है और जितना मुझे समझ में आया है उस पर मुझे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर देना चाहिए, क्योंकि इतना मुझे समझ में आया है। और इस पर बात करने की इस चैनल पर इसीलिए भी ज़रूरत थी क्योंकि अगर आप एजेंडा 21 सर्च करेंगे तो या तो इस प्रकार का एंगल सामने आएगा या उस प्रकार का एंगल सामने आएगा। उसके बारे में ऑफिशियल न्यूज़ सामने आएगी और ये कितनी महान चीज़ है, कितना ग्रेटेस्ट आइडिया है, दिस इज़ द मोस्ट वंडरफुल आइडिया दैट हैज़ एवर वर्कड अपॉन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये कितनी महान चीज़ है, उस चीज़ के बारे में आपके पास टेड टॉक्स आएंगे, ब्लॉग्स आएंगी, बुक्स आएंगी, इंटरव्यूज़ आएंगे, सेमिनार्स आएंगे, कॉन्फ्रेंसेज आएंगे, बहुत कुछ आएगा। तो या तो इस प्रकार का कंटेंट सामने आएगा या फिर इस प्रकार का कंटेंट सामने आएगा कि ये कितनी गहरी कॉन्स्पिरेसी है और कितने सारे इसके तार कनेक्टेड हैं, कॉन्स्पिरेसी से कॉन्स्पिरेसी कैसे कनेक्टेड है। लेकिन कहीं पर भी ऐसा कंटेंट नहीं मिला है कि जो दोनों पक्षों को साथ में लेकर चले। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इन दोनों पक्षों को साथ में लेकर चलूँगा और बताऊँगा कि दुनिया के सामने क्या है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जा रहा है एजेंडा 21 के बारे में, और इसका षड्यंत्र वाला पार्ट क्या है या फिर कह सकते हैं क्या माना जाता है। क्योंकि जो मैंने सर्च किया है, जो सामने आया है, मैं बस वो सामने यहाँ रखूँगा। मैं उसमें कम से कम अपना इनपुट दूंगा। मैं किसी भी चीज़ को कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूँगा कि ये ऐसा है, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है या फिर ये बहुत बुरा षड्यंत्र है। ऐसा मैं कोई स्टैंड नहीं रखूँगा, क्योंकि अभी स्टैंड रखने के काबिल नहीं हूँ मैं। बहुत कुछ है इसके अंदर। तो सत्य क्या है, ये आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विवेक, आपके नज़रिए, आपके रिसर्च और आपके तर्क और आपके अनुभव पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर सत्य की खोज में नहीं है बेसिकली ये वीडियो। ये प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या दिखाया जा रहा है और क्या माना जा रहा है, इन दो एंगल्स के बारे में है। ठीक है, तो सबसे शॉर्ट से शॉर्ट में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि क्या दिखाया जा रहा है, हालांकि सच ये भी हो सकता है, सच ये भी हो सकता है, सच इसका कुछ पार्ट भी हो सकता है, सच इसका कुछ पार्ट भी हो सकता है। फ्रैंकली अगर मैं अपना इसमें ओपिनियन, अपनी अगर मैं राय इसमें दूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जितना अच्छा दिखाया जा रहा है ना, उतना अच्छा ये है नहीं। इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर अच्छा दिखाया जा रहा है, बहुत ही बड़ा चढ़ाकर अच्छा दिखाया जा रहा है।
और जितना इसको बुरा माना जा रहा है ये उतना बुरा नहीं है, ये बुरा है लेकिन इसको बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बुरा दिखाया जा रहा है। बट ठीक है, वो मेरी राय है, वो मेरा नज़रिया है। बट यहाँ पर खोद ये क्या सामने आया है वो मैं बताऊँगा। तो शॉर्ट से शॉर्ट के अंदर समझा जाए तो ये है कि जो दिखाया जा रहा है वह ये है कि दुनिया में से गरीबी ख़त्म हो जाए, भूखमरी ख़त्म हो जाए, पॉल्यूशन ख़त्म हो जाए, क्लाइमेट पूरी तरीके से अच्छा बढ़िया रहे, कुछ क्लाइमेट में ऊंच नीच ना हो, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े, धरती में पॉल्यूशन कम हो, पानी में पॉल्यूशन कम हो, हवा में पॉल्यूशन कम हो, और पॉपुलेशन कंट्रोल्ड रहे, सबको खाने को मिले, और बस जेंडर इक्वलिटी हो, भेदभाव ना हो। ये सब चीज़ें हैं बेसिकली, ये दिखाया जा रहा है। माना क्या जा रहा है? माना ये जा रहा है कि इट इज़ अ कंट्रोल एजेंडा। पूरी दुनिया को वैसे तो कंट्रोल रखा हुआ ही है इतने सैकड़ों वर्षों से। जो भी एलीट हैं, जो भी ग्लोबलिस्ट हैं, जो भी सैटनिस्ट हैं, इन लोगों ने दुनिया को कंट्रोल तो रखा हुआ ही है, मीडिया के ज़रिए, फेडरल रिजर्व जो डॉलर छापता है उसके ज़रिए, वॉर के ज़रिए, और फिर कंज्यूमरिज्म के ज़रिए, मार्केटिंग के ज़रिए, पॉर्न के ज़रिए, एंटरटेनमेंट के ज़रिए, किसी न किसी रूप में कंट्रोल तो रखा हुआ ही था। लेकिन उस कंट्रोल को और अब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और शिकंजा कसा जा रहा है, ठीक है। और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आया जा रहा है, एक नई दुनिया का निर्माण किया जा रहा है। इस पूरी दुनिया में एक ही सरकार होगी और ये पूरा एक ही बेसिकली ये दुनिया होगी और उसके ऊपर कुछ लोगों का राज होगा। तो ये उसकी दिशा में जा रहा है ये पूरा का पूरा एजेंडा, ये कंट्रोलिंग एजेंडा है। तो ये वो वाला एंगल है, कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल है, ठीक है। और एक ही एंगल है। तो जो दिखाया जा रहा है उसके संबंध में अगर बात करूं तो 1992 में ब्राज़ील में रियो दे जेनेरियो नाम के शहर में एक अर्थ समिट हुआ था। करीब 173 कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेशन लिया था और मुख्य बेसिकली एजेंडा यही था कि गरीबी कैसे कम हो, भूखमरी कैसे कम हो और क्लाइमेट कंट्रोल में रहे, और उसको फर्स्ट अर्थ समिट के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है एसएससी, यूपीएससी, सीटेट वगैरह में आ जाता है। और इसके ऊपर आईआईटी रुड़की के अंदर एक प्रॉफ का मैंने देखा था कि पूरा 1-1.5 घंटे का प्रॉपर लेक्चर भी था। तो प्रॉपर ये एक ऑफिशियल चीज़ है, बहुत डिग्निफाइड चीज़ है, इसको बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है एक दुनिया में। दूसरी दुनिया में इसका अलग नज़रिया है, वो एक अलग बात है, बट एक दुनिया में। तो जो एक दुनिया है उसके अंदर जो इसका एजेंडा है वो कुछ इस प्रकार है। तो जो एजेंडा 21 है उसके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG। तो जब आप अपने स्तर पर रिसर्च करते बैठेंगे एजेंडा 21 पर, तो ये सस्टेनेबल शब्द है, इससे या तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा या बहुत ज़्यादा नफरत हो जाएगी। प्यार हो जाएगा इन द सेंस कि वाह 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 क्या बात है, क्या आइडिया लगाया है ना, या तो फिर नफरत हो जाएगी कि साला हर जगह षड्यंत्र कर रखा है सस्टेनेबिलिटी के नाम पर, ठीक है। तो ये SDG हैं 17 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, जिनको 169 टारगेट्स के अंदर तोड़ा गया है। तो उन 17 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स को मैं पढ़ूंगा, इस एंगल से पढ़ूंगा और फिर उस एंगल से भी पढ़ूंगा डेविड आइके की नजरिए से। तो जो यूनाइटेड नेशन ने बेसिकली ये पूरा एजेंडा तैयार किया हुआ है उन सब देशों को बुलाकर। तो जो यूनाइटेड नेशन ने जो पॉइंट्स दिए हैं जो कुछ इस प्रकार है, पहला है कि नो पॉवर्टी, दूसरा है नो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ, फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ इज जेंडर इक्वलिटी, सिक्स्थ इज क्लीन वाटर सैनिटेशन, सेवंथ इज अफोर्डेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ इज रिड्यूस्ड इक्वलिटी, टेंथ इज रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज। कानून और व्यवस्था लाएंगे, औरतें फिर से सड़कों पर खुलेआम चल सकेंगी, घर घर में बिजली पानी राशन होगा, पूरी शिक्षा मिलेगी, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी। वो खुशहाली आएगी की बजाय जाएगी छप गया था, मैंने उसे ठीक करवाया था, मुझे याद है। 11th is sustainable cities and communities, 12th is responsible consumption, 13th is climate action, 14th is life below water, 15th is life on land,
16th is peace, justice and strong institutions. 17th is partnerships for reaching the goals. पार्टनरशिप्स मतलब कंट्रीज के बीच में पार्टनरशिप और कॉरपोरेशंस के बीच में पार्टनरशिप और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो चेंज मेकर्स हैं, उनके बीच में पार्टनरशिप। तो ये यूएन की तरफ से एजेंडा आया है। इसमें सबसे ज्यादा जो हल्ला मचा हुआ है और सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है वो 11वें नंबर पर हो रहा है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और उसके अलावा जो 13वां नंबर है, तो 11वां नंबर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज और 13वां नंबर क्लाइमेट एक्शन। इन दोनों पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है और सबसे ज्यादा हल्ला, सबसे ज्यादा विरोध और सबसे ज्यादा षड्यंत्र को देखकर इसके बारे में उजागर किया जा रहा है कि ये षड्यंत्र है। ठीक है, तो 11वें और 13वें नंबर के बारे में। अब आता है षड्यंत्र वाला पार्ट। यूनाइटेड नेशन ने जो 17 तरीके से इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बदलाव लेकर कैसे आना है उसको पिन पॉइंट किया, अलग अलग तरीके से बुलेट पॉइंट्स में बताया यूनाइटेड नेशन ने। अब कॉन्स्पिरेसी पे सर्च करने वाले किस प्रकार से देखते हैं इस एजेंडा को, और डेविड आइके ने इसके बारे में 12 पॉइंट्स गिनाए हैं। वो 12 पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। एन एंड टू नेशनल सॉवरेनिटी। नेशनल सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि देश खत्म हो जाएंगे, पूरा एक विश्व बनेगा और उस विश्व के ऊपर कुछ लोगों का शिकंजा रहेगा। ठीक। दूसरा है स्टेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल लैंड रिसोर्सेज, इकोसिस्टम्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ओशियंस, फ्रेश वाटर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, एंश्योरिंग इक्विटी। और एंश्योरिंग इक्विटी को ब्रैकेट में लिखा हुआ है इक्वल स्लेवरी। मतलब कि जो भी प्राकृतिक संपदा है, संसाधन है, इसके ऊपर उन कुछ लोगों का, जिनका स्टेट है, जिनकी सरकार है, जिनका कंट्रोल है, उन सब लोगों का इसके ऊपर पूरा दबदबा रहेगा। ये सब उनके नीचे ही रहेंगे। यहां पर जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है उसके अंदर भी काफी हल्ला है। मोनसेंटो ने बेसिकली जमीनें खरीद कर, सस्ते सस्ते दामों पर जमीनें खरीद कर, जिन लोगों की जमीन थी उन्हीं लोगों को उन जमीनों पर काम पर लगा दिया है, उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया है और वहां उन जमीनों पर अपनी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक फूड को उगाया जाता है मोनसेंटो के द्वारा। तो इस पर भी एक बहुत बड़ा हल्ला चल रहा है। ठीक है, उसके साथ में तीसरा नंबर का है द स्टेट टू डिफाइन द रोल्स ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। चौथे नंबर का है एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज। प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर नॉट सस्टेनेबल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर नॉट सस्टेनेबल। ये जो चौथे नंबर का पॉइंट है इस पर भी काफी हल्ला चल रहा है। सिएटल के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर और काफी बड़े बड़े शहरों पर इस क्षेत्र में काम शुरू हो गया है। उसके अंदर भारत के भी 2 प्रमुख शहर हैं, दिल्ली और जयपुर। और भी शहर बाद में आके निकल कर आ सकते हैं। तो वो C40 सिटीज करके हैं, उसमें करीब 93 सिटीज हैं पूरी दुनिया की। उन सिटीज में ये काम चल रहा है। थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जिस पॉइंट पर मैं बात कर सकता हूँ डिटेल में करूंगा, बट अभी लिस्ट देख लेते हैं। तो चौथे नंबर का था कि एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज बिकॉज प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर नॉट सस्टेनेबल। पांचवा है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फैमिली यूनिट्स। छठा है चिल्ड्रन रन बाय द स्टेट। सातवां है पीपल टोल्ड व्हाट देयर जॉब्स विल बी। आठवां है मेजर रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट। मेजर रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट। तो कॉन्स्पिरेसी मानने वाले लोगों की नज़र में ये सारे पॉइंट्स को किस प्रकार से इनेबल किया जाएगा, ये बहुत खुलेआम नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं बताया जाएगा कि हाँ हम तुम्हारे को इस प्रकार से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इस वजह से ये नियम आ गए, अब इसको फॉलो करो। ऐसे नहीं, एक बहुत ही बढ़िया सी फिल्म चलाई जाएगी। उस फिल्म के चलते आपको बोला जाएगा कि अब ऐसा ऐसा हो गया है, इसलिए अब आपको घर के अंदर ही रहना है, या फिर आपको ये शहर की बॉर्डर क्रॉस नहीं करनी है, या फिर अभी कुछ दिनों के लिए ये सब कुछ बंद हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग फिल्में चलाई जाएंगी। ठीक है, तो फिल्मों के चलते ये सारे जो एजेंडे हैं, कॉन्स्पिरेसी वाले एजेंडे हैं, इनको फुलफिल किया जाएगा।
और ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे रेस्ट्रिक्शंस लगाने की ड्रिल करवाई जाए, जिसके चलते लोगों को आदत लग जाए ये रेस्ट्रिक्शन में रहने की, ताकि एक बड़े स्तर पर एक मेजर रेस्ट्रिक्शन लेकर आया जा सके मूवमेंट के ऊपर। 9th है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट जोन्स। 10वां है मास रिसेटलमेंट एज पीपल आर फोर्स टू वैकेट लैंड वेयर दे लिव। तो इसकी समरी ये है, अभी 2 पॉइंट और आगे बचे हुए हैं, मैं अभी तक की समरी बता देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ये पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं, और शहरों में तो कम लोग फैले हुए हैं, छोटे शहरों में और गांवों के अंदर काफ़ी लोग फैले हुए हैं। तो एजेंडा ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गांवों से बाहर निकालकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कस्बों और छोटे शहरों से बाहर निकालकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपको ये जो 93 कंट्रीज़ बताई गई हैं, आई एम सॉरी 93 सिटीज़ बताई गई हैं, इन सिटीज़ के अंदर जाकर आपको इनको जमा करना है, और इनके रहने के लिए आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स, टावर्स और सस्टेनेबल सिटीज़ खड़ी कर देनी है। सस्टेनेबल सिटीज़ कितना बड़ा षड्यंत्र है उस पर हम बात करेंगे अभी, बट इस प्रकार की सिटीज़ बनाई जा रही हैं जहां पर इन लोगों को लेकर आया जा सके और उनको कंट्रोल किया जा सके। और ये जो ज़मीनें छोड़ छोड़ कर आए हैं, उन ज़मीनों पर कॉरपोरेशंस का और इन ग्लोबलिस्ट का अधिकार जमा जा सके। ये ज़बरदस्ती हो या फिर किसी कानून के चलते हो या फिर किसी फिल्म के चलते हो, जो फिल्म चला रही है ना, जैसे फिल्म चला दी जाती है ना, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट की एक फिल्म चल रही है आजकल, तो उस तरीके से फिल्म के चलते हो, वो बाद की बात है। बट एजेंडा ये है कि मास रिसेटलमेंट एज पीपल आर फोर्स टू वैकेट लैंड वेयर दे लिव। 11वें नंबर का पॉइंट है डंबिंग डाउन एजुकेशन, और ये डेविड आइकी की लिस्ट है, उसने ब्रैकेट में लिखा है अचीव्ड। तो ये एजेंडा पूरा हो चुका है, डंबिंग डाउन एजुकेशन वाला ये जो एजेंडा ये पूरा हो चुका है। उसके बाद है मास ग्लोबल डिपॉपुलेशन इन परस्यूट ऑफ ऑल ऑफ अबव। 12वें नंबर का पॉइंट देखिए, मास ग्लोबल डिपॉपुलेशन इन परस्यूट ऑफ ऑल ऑफ अबव। ऊपर के जो 11 पॉइंट्स हैं ये भली भांति पूर्ण हो जाएं, इसके लिए एक मास डिपॉपुलेशन का एजेंडा चलाया गया है और जाएगा। चलाया गया, कई बार चलाया जा रहा है और चलाया जाएगा। तो ये मोटे मोटे रूप में मैंने बता दी दोनों के दोनों पक्ष। इसके साथ में डेविड आइके ने और भी कुछ बातें कही हैं, वो मैं आपको कहना चाहूंगा। तो ब्रेजेंस्की, बिग्न्यू ब्रेजेंस्की करके एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ करता था, पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्लस पॉलिटिकल साइंस प्रॉफ भी था। उसके अलावा 1970 के आसपास जो यूएस प्रेसिडेंट था उसका सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और एडवाइजर, समथिंग लाइक दैट, बहुत ही हाई प्रोफाइल आदमी था। उसने एक किताब लिखी थी, बिटवीन टू एजेस, अमेरिकाज रोल इन द टेक्नेट्रॉनिक एरा 1970। टेक्नेट्रॉनिक एरा का मतलब यह है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को गुलाम बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, डिजिटल करेंसी, और क्या पता आगे जाके कुछ चिप सिस्टम भी आ जाए कि लोगों के शरीर के अंदर चिप का इंस्टॉलेशन हो जाए, और वो चिप के ज़रिए ही बेसिकली आपकी लोकेशन को पता लगाया जा सके, और वो चिप में ही आपकी सारी आइडेंटिटी हो, उस चिप के अंदर ही आपका सारा कैश हो। ठीक है, तो आप कंप्लीटली कंट्रोल में रहेंगे इस स्टेट के।
अभी कुछ 1-2 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी भी थी कि जो अभी ये चल रहा है, एक बीमारी चल रही है, उस बीमारी का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके नाम ने इतना सिरदर्द कर दिया है मुझे। एक तथाकथित बीमारी चल रही है, उस बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं तो उनकी GPS बेस्ड फेंसिंग कर दी है। मतलब वो लोग 300 मीटर के दायरे से ज़्यादा दूर जा नहीं सकते। तो इस प्रकार की कुछ जियो फेंसिंग कर दी गई है उन लोगों की। भारत के अंदर की बात है ये, और काफ़ी लोगों ने उसको तोड़ा भी था और फिर उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो पॉइंट ये है कि इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुलाम कैसे बनाया जाए, ये टेक्नेट्रॉनिक एरा है। तो ब्रेजेंस्की लिखता है कि द टेक्नेट्रॉनिक एरा इन्वॉल्व्स द ग्रेजुअल अपीयरेंस ऑफ अ मोर कंट्रोल्ड सोसाइटी. Such a society would be dominated by an elite unrestrained by traditional values. Soon it will be possible to assert almost continuous surveillance over every citizen and maintain up-to-date complete files containing even the most personal information about the citizens. The files will be subject to instantaneous retrieved by the authorities. ये PDF अगर डाउनलोड करेंगे ब्रेजेंस्की की किताब का तो 193 पेजेस का PDF है। मैंने डाउनलोड किया देखने के लिए कि पैराग्राफ कहाँ लिखा हुआ है। उसके कुछ 90 और 91 पेज के ऊपर ये पैराग्राफ है। वो किताब को काफ़ी उसके फॉन्ट छोटे छोटे करके लिखे हुए हैं। मतलब अगर जिस फॉन्ट और जिस पेज साइज के अंदर सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ई बुक लिखी गई है, उस फॉर्मेट के अंदर इसकी किताब को अगर लेकर आएँ तो 400 पन्ने चले जाएंगे उसके। तो वो एक बहुत बड़ी किताब है। हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, इस एंगल से देखा जाए तो, अभी मैं डेविड आइके का एंगल चला रहा हूँ यहाँ पर, इस एंगल से देखा जाए तो शायद इसको किसी और कंटेक्स्ट में कहा गया हो इसी बात को। तो जब वो पैराग्राफ मैंने खोल के देखा तो थोड़ा सा अलग तरीके से यही पैराग्राफ लिखा हुआ था, लेकिन चूंकि किताब बहुत बड़ी थी इसीलिए मैं पूरी तरीके से कंटेक्स्ट समझ नहीं पाया कि इसको किस कंटेक्स्ट में लिखा हुआ था। और मैं पूरी तरीके से डिसएग्री नहीं करता कि जिस कंटेक्स्ट में डेविड आइके ने बताया है कि पैराग्राफ लिखा हुआ था उसी कंटेक्स्ट में लिखा हुआ होगा। ये बात सत्य भी हो सकती है डेविड आइके की, क्योंकि Amazon.com पर जब आप इसी किताब का जो पेज है वहाँ पर देखेंगे जाकर तो उसके बाकी रीडर्स ने नीचे कमेंट्स में जो रिव्यूज़ में क्या लिखा है उसके बारे में, उस किताब के बारे में, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उससे पता चल जाएगा कि हाँ उसका कंटेक्स्ट बिल्कुल ठीक रहा होगा। उसके बाद में डेविड आइके कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोक्रेट्स, उसमें वो 2 लोगों का उदाहरण देता है, मारियो मोंटी और लूकास पापादीमोस। टेक्नोक्रेट्स की सरकार का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो आदमी विज्ञान के क्षेत्र से हो, वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से भी हो सकता है, और सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि वो बैंकिंग के क्षेत्र से हो। तो किसी बहुत बड़े बैंकर के हाथ में, किसी बहुत बड़े इंजीनियर के हाथ में, किसी बहुत बड़े IITian के हाथ में, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के हाथ में सत्ता दे दी जाए, उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है डेविड आइके कि मारियो मोंटी को 2011-12 के आसपास ऐसे ही सत्ता दे दी गई थी। इटली का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, इसे ऐसे ही बना दिया, बस बना दिया, इसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ और उसका बहाना दिया गया था बेसिकली बैंकर है ये, ही वॉज एन एलिट बैंकर मारियो मोंटी, और एलिट बैंकर ही है लूकास पापादीमोस, जिसे ग्रीस का उसी के आसपास 12-13 के आसपास ही ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, वो भी बैंकर था। और दोनों का कारण दिया गया था फाइनेंशियल क्राइसिस, डेट क्राइसिस। मतलब इटली और ग्रीस दोनों के दोनों बहुत कर्ज के अंदर डूब गए थे और इस बहाने से इन दोनों को वहाँ की सत्ता दे दी गई थी।
इन दोनों का नाम डेविड आइके ने इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्राइलेटरल कमीशन के अंदर थे। ट्राइलेटरल कमीशन 1973 में डेविड रॉकफेलर और ब्रेजेंस्की और जिमी कार्टर एक पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका का, तो डेविड रॉकफेलर ने ब्रेजेंस्की के साथ मिलकर, जिमी कार्टर के साथ मिलकर ट्राइलेटरल कमीशन बनाया था। अब जैसे कि मैंने बताया कि हर एक शब्द को पकड़कर अगर आप उसकी डेप्थ में घुसते चले जाएं, मतलब ट्राइलेटरल कमीशन शब्द आ गया ना। अब इस ट्राइलेटरल कमीशन शब्द को लेकर अगर मैं रिसर्च करता रहूं, इस पर वीडियोस देखता रहूं, इसके ब्लॉग्स देखता रहूं, इस पर आर्टिकल्स देखता रहूं, तो ये बहुत ही बड़ी गहरी खाई है। उस खाई में जाऊंगा तो फिर काउंसिल फॉर फॉरेन रिसर्च आएगा, CFR आएगा, उससे बिल्डरबर्ग ग्रुप आएगा, फिर उसमें कौन कौन से मीडिया हाउसेस हैं। तो ये बहुत ही लंबा, बहुत ही विस्तृत चीज़ है। तो दोबारा ट्राइलेटरल कमीशन पर आ जाते हैं। ट्राइलेटरल कमीशन बेसिकली रॉकफेलर, ब्रेजेंस्की और जिमी कार्टर ने बनाया था, और इसमें वो जो दो पहले के लोग बताए थे, मारियो मोंटी और लूकास पापादिमोस, ये भी उससे एसोसिएटेड थे। तो डेविड ये कहना चाह रहा है कि ट्राइलेटरल कमीशन ने ही बेसिकली इन दोनों लोगों को वहां की सत्ता दी थी। अब ट्राइलेटरल कमीशन के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए, उस पर भी यही केस था जैसा एजेंडा 21 के ऊपर है कि दुनिया के सामने बहुत ही अच्छी, बहुत ही महान ऑर्गेनाइजेशन थी। वो एक अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन कॉन्स्पिरेसी बताने वाले लोगों ने उस पर बहुत आरोप लगाए और उसके विरोध में बहुत कुछ दुष्प्रचार किया। और ब्रेजेंस्की का इंटरव्यू भी है इस पॉइंट के ऊपर। ब्रेजेंस्की को सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि आपका जो ट्राइलेटरल कमीशन है ये एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र है, तो आपका क्या कहना है? तो उसका कहना है कि भाई सब कुछ खुला है, इसमें तो कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र नहीं है। ये तो फिर उसी के लिए, उसका उद्देश्य क्या था ट्राइलेटरल कमीशन का? वही कि गरीबी कम से कम हो, व्यापार अच्छे से अच्छा हो, दुनिया तरक्की करे और सब देशों के अंदर एक दोस्ती हो। ट्राइलेटरल कमीशन पर डेविड आइके ने यह भी आरोप लगाया था कि जो यूरोप की सिंगल करेंसीज हैं उनको डिमोलिश करके एक सिंगल करेंसी लेकर आ जाना, ये भी ट्राइलेटरल कमीशन का ही एक षड्यंत्र था। और आगे यूरोप को फिर से एक बड़ा सा देश बना देने की भी इनकी साजिश है, और फिर और भी साजिशें होंगी, क्या पता। तो ये प्रमुख बेसिकली आरोप थे डेविड आइके के ट्राइलेटरल कमीशन के ऊपर। उसके अलावा अमेरिका में जॉर्जिया नाम की जगह पर जॉर्जिया गाइड स्टोन्स नाम के कुछ 5-6 पत्थर आकर खड़े कर दिए गए, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस हैं कि वो कब खड़े हुए, किसने आकर खड़े किए। लेकिन उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है और इधर उधर की भाषाओं में लिखा हुआ है। हालांकि वो हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ लोग उसको कहते हैं कि वो संस्कृत में लिखा हुआ है। मैंने जाकर देखा तो वो संस्कृत में नहीं, वो हिंदी माध्यम में लिखा हुआ था। तो अंग्रेजी में अगर आप देखें कि क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहला जो पॉइंट वहां पर लिखा हुआ है वो ये कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 50 करोड़ के अंदर होनी चाहिए पूरी दुनिया की, तब जाके जो दुनिया है ये सुव्यवस्थित रूप से चलेगी, गरीबी नहीं रहेगी, भूखमरी नहीं रहेगी, पॉल्यूशन नहीं रहेगा, क्लाइमेट कंट्रोल में रहेगा और अच्छा रहेगा सब जगह, अगर पॉपुलेशन 50 करोड़ के अंदर है पूरी दुनिया की। तो ये सारा का सारा पॉइंट कहाँ जा रहा है? ये सारा का सारा जो डिस्कशन है बेसिकली डीपॉपुलेशन एजेंडा के ऊपर जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रचार किया जाता है एजेंडा 21 का, वो डीपॉपुलेशन एजेंडा के नाम से किया जाता है। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, मैं तो यहाँ बता रहा हूँ कि ये रिसर्च करने के बाद सामने आया है। ठीक है, ये बिल्कुल डीपॉपुलेशन एजेंडा भी हो सकता है। ठीक है, अभी आप कोई लोग बोलेंगे कि हाँ अच्छा है, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, तो पॉपुलेशन अगर कम होनी चाहिए तो वो किस तरीके से होनी चाहिए, फिर उसमें भी गहराइयाँ हैं। ठीक है, और किस प्रकार से ये लोग पॉपुलेशन कम करना चाह रहे हैं वो उसके ऊपर फिर डिस्कशन आ जाते हैं। तो काफ़ी मतलब जटिल है ये सब। उसके बाद डेविड आइके कहता है कि यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल असेसमेंट कॉल्स फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट के ऊपर।
तो उसके अनुसार वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन से नीचे होनी चाहिए। तो 1 बिलियन का मतलब है 100 करोड़। तो यूएन के हिसाब से पॉपुलेशन 100 करोड़ से नीचे होनी चाहिए दुनिया की। जॉर्जिया गाइडस्टोन के हिसाब से वर्ल्ड की पॉपुलेशन 50 करोड़ के नीचे होनी चाहिए। और एक बगावती रॉकेफेलर था, बगावती रॉकेफेलर। बगावती रॉकेफेलर का मतलब है कि रॉकेफेलर्स की जो एक पूरी कम्युनिटी है जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, उस कंट्रोल के खिलाफ जाकर एक आदमी सामने आया था और उनके षड्यंत्रों को खुलासा कर रहा था। तो उसका नाम था निकोलस रॉकेफेलर। निकोलस रॉकेफेलर पर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विकिपीडिया पर निकोलस रॉकेफेलर का पेज नहीं है, और थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका विकिपीडिया पर पेज था लेकिन उड़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये, अब मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूं तो पॉइंट ये है कि निकोलस रॉकेफेलर का इंटरव्यू हुआ था एरन रूसो के साथ में। एरन रूसो डेविड आइकी के जैसा ही एक कॉन्स्पिरेसी का खुलासा करने वाला एक आदमी था। उसका निकोलस रॉकेफेलर के साथ इंटरव्यू हुआ था। उसमें निकोलस ने कहा था कि जो प्लानिंग है डीपॉपुलेशन एजेंडा की, वो पूरी पॉपुलेशन को कम से कम हाफ तक रिड्यूस करने की तो है। तो अभी करीब 700-800 करोड़ पॉपुलेशन है, इसको कम से कम 300 करोड़ पे तो लेके आना ही आना है। ठीक है, तो यूएन के हिसाब से 100 करोड़ पर लेकर आना चाहिए और जॉर्जिया गाइडस्टोन के हिसाब से 50 करोड़ पर लेकर आना चाहिए। तो ये डीपॉपुलेशन एजेंडा है। I'm Rosa Corey, and I'm from the United States, California. And my topic, what I speak about, is one of the most vitally important issues of our age, and that is United Nations Agenda 21, Sustainable Development. And as I'll be talking about tomorrow, it is the inventory and control plan. Inventory and control of all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all food, all energy, all information, and all human beings in the world. And this is a plan that was agreed to by 179 nations back in 1992. It's a United Nations plan. It's called the Agenda for the 21st Century. And so many of us around the world think that well, sustainable development, it just sounds so great. Isn't it about recycling and creative reuse and creating energy and food resources for everyone? And the answer is no, it really is not. It's about moving populations into city centers, concentrated city centers, and clearing them out of the rural areas. जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब से आपकी सरकार आई है दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई है, वाटर पानी भी बहुत फ्री हो गया है, और बसेस में ट्रांसपोर्टेशन आपने बहुत नॉमिनल कर दिया है, कहीं कहीं फ्री है। तो इससे तो जो अलग स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ आ जाएंगे दिल्ली में और झुग्गियाँ बना लेंगे, लोग यहाँ पे आके रहने लग जाएंगे। वैसे ही इतनी पॉपुलेशन है तो आप और जो लोग आ जाएंगे उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? मतलब कि अगर ज़्यादा लोग आएंगे इसलिए दिल्ली को अच्छा ना बनाया जाए। दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश के लोगों का सबका स्वागत है दिल्ली के अंदर। दिल्ली मिनी इंडिया है। I spent my career as a legal witness, as an expert witness for the California Department of Transportation. I'm an expert in land use and land valuation. And my specialty is in eminent domain valuation. So, of course, I was valuing property for the government so that the government could acquire that property
Land, actually, it was very difficult to say what it was worth because you couldn't know what people could do with it because they were being restricted from using their property. And as I explored that and found that it wasn't just in the San Francisco Bay Area where I was working, it was in fact all across the nation and the world, I looked behind that and I found United Nations Agenda 21, Sustainable Development. Because, as Zbigniew Brzezinski said in 1995, you can't just impose globalization pell-mell as a total movement. You have to do it incrementally, and the way to do that is through regionalization. Quickly. It's happening with federal funding. There are hundreds of millions of dollars going to local governments in order to have them create regional plans. And what those do is this plan cannot be accomplished without control of land and land use because, of course, where you live often dictates the kind of life you're going to have. Now, as we are suing to stop the biggest regional plan in the United States, and it is a blueprint for the rest of the country. But they will move you off your land, and you will be in the cities, and those cities will be full capability of surveillance, monitoring, and control. These buildings, these high-density buildings, are being built with a concept of eyes on the street. You become basically a deputized police adjunct. And so, because no one's holding a gun to our heads right now, we have that opportunity. If that changes, if that moment changes, you certainly won't protest then. So now is the time. And people all over the world are doing this. It's just that the mainstream media is owned by 5 major corporations, and you're not going to get this information from the mainstream press. So you need to be your own press. You need to educate yourself. You need to get out there and educate your neighbors, your community, your real community. You need to help your children understand that they're being indoctrinated from pre-kindergarten to postgraduate school. All of us have a responsibility to ourselves and to others. ये न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें भारत का क्या रोल देखते हैं आप सब अनुभव करते होंगे कि आज आपके पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? विदेश में आप रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब उसको पता चलता है कि आप हिंदुस्तान के हैं, तो आपकी तरफ उसका देखने का रुतबा पहले की तुलना में बदला है कि नहीं बदला है? वैसे तो मुझे दोनों पक्षों की बात रखनी थी, लेकिन मैं कॉन्स्पिरेसीज में बहता चला गया। मुझे लगता है कि लोगों की संख्या कम करने और उन्हें गुलाम बनाकर रखने के सिवा विश्व के शासकों के पास और कोई विकल्प वैसे भी नहीं था। भारत में अनपढ़ों और अशिक्षितों का कितना बाहुल्य है, ये बताने के लिए किसी सरकारी आंकड़े की जरूरत नहीं। अरब देशों, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन और दुनिया के बाकी कोनों में बसे मुसलमान कितने अशिक्षित होते हैं, इसे बताने के लिए भी किसी आंकड़े की जरूरत नहीं। बोको हराम का तो मतलब ही पश्चिम की शिक्षा और सभ्यता का विरोध है। मेरे कहने का मतलब है कि डंबिंग डाउन एजुकेशन का तो पेनिट्रेशन ही नहीं हुआ भारत के गांवों और अरब देशों में कभी। पश्चिमी शिक्षा के गुलाम तो सिर्फ 10% से भी कम लोग बने होंगे। बाकी बच्चे लोगों ने क्या उखाड़ लिया? तुम सिर्फ ईमान लाते रहे और कृणवंतो विश्वम आर्यम का राग गलापते रहे। तुम अपनी संस्कृति, रिवाज, इतिहास अपने पैगंबरों और ऋषियों के नाम पर अकड़ते रह गए। तुमने कभी स्वयं को शिक्षित नहीं किया। तुमने कभी इवोल्यूशन को सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं बनाया। तुम कभी समय के साथ आगे नहीं बढ़े। तुम आज भी वही हो जब तुम्हारे नबी क्वांटम जर्नी करके 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। तुम आज भी वही हो जब तुम्हारे इंजीनियर नल और नील ने राम सेतु खड़ा कर दिया था। तुम्हारे गांवों में तुम्हारे बुजुर्ग आज भी हुक्का सुलगाते हुए
सीसीटीवी की तरह आते जाते हुए युवाओं का चरित्र तोलते हैं। तुम आविष्कार नहीं करते, तुम अपने स्मार्ट विलेजेस नहीं बनाते, तुम सिर्फ नायकों का इंतजार करते हो, तुम अपनी क्रिएटिविटी और दूरदृष्टि का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा किया है। तुम्हारी सोच सिर्फ रिटायरमेंट और वंश आगे बढ़ाने तक रही है, जबकि दुश्मनों की सोच 500 सालों तक। तुम जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहना देना चाहते हो। दुश्मन ने हमेशा अपने आप को अपग्रेड किया है। तुमने सुपीरियरिटी के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में उत्सव पैदा नहीं किया। दुश्मन ने कमजोर करने के लिए तुम्हें पिज्जा, पेप्सी, पॉर्न, प्ले स्टेशन परोस दिया। असल में सारा दोष ही डोपामीन का है। जिसने अपने अंदर डोपामीन पैदा नहीं किया वह मजे करने के लिए शहर जाता रहा। मैं शहरों के विरोध में नहीं हूं, मैं शहरों पर बोझ बन जाने के विरुद्ध हूं। जब शहरों पर बोझ बढ़ता है तो शहरों की हवा, पानी, मिट्टी में प्रदूषण बढ़ता है। जब युवा सुपीरियर बनने की बजाय मॉडर्न बनना अपनी प्राथमिकता बनाता है तो कृषि की महत्ता गिरती है और कॉर्पोरेशंस की महत्ता बढ़ती है। कॉर्पोरेशंस और भी बड़े स्तर पर मिट्टी, पानी और हवा को गंदा करते हैं। तुम्हारी गुलामी की जड़ें तुम्हारी सभ्यता में ही है। मैं नहीं जानता कि इस षड्यंत्र को पूरी तरीके से रोका जा सकेगा या नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति सुपीरियरिटी के रास्ते पर चलकर इससे इंडिविजुअल स्तर पर तो बाहर निकल ही सकता है। फिर जो इंडिविजुअल्स इंडिविजुअली इस रास्ते पर चल रहे हैं उनका एक समाज तैयार किया जा सकता है ताकि ये सब लोग एक दूसरे की यात्रा में सहयोगी बने, क्योंकि सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है।